नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना महामारी के दौरान हम सभी मुश्किलों के कई पड़ाव देख रहे हैं। कोरोना ने जिंदगी को देखने और जीने का तरीका ही बदल दिया है। इस मुश्किल वक्त को मात देकर आगे बढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। आज कुछ लोग इसी चुनौती का सफलता के साथ सामना कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुश्किलों से निपटना जानते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं। आपदा के इन हालातों में भी ये लोग नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका यही जज्बा हम सबको प्रेरित कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत और निर्णय क्षमता के बल पर हम सबके बीच एक आइकन बन चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना हमारी पहल है। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक दिलीप तिवारी इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले पड़ाव में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश सिंह भदौरिया हैं। आप चेयरमैन हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जुड़ रहे हैं। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्टर हैं आईसेक ग्रुप के। और जय नारायण चौकसे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चांसलर हैं LNCT यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं एक एक करके परिचय भी थोड़ा विस्तार से बता दूं सबके बारे में। पहले सुरेश सिंह भदौरिया जी का हम जिक्र करते हैं। आप चेयरमैन हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के। सुरेश सिंह भदौरिया जी इसके साथ चेयरमैन हैं मयंक वेलफेयर सोसाइटी के। इन्होंने अपने आदर्शों से समझौता करना कभी नहीं सीखा और शिक्षा को ही अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। ऐसा शालीन व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के आइकन सुरेश सिंह भदौरिया। ये मयंक वेलफेयर सोसाइटी और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। इनका संस्थान समाज के प्रति अपना हर फर्ज हमेशा ये निभाते आए हैं और आज भी ये सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सुरेश सिंह भदौरिया जी आपके पास आना चाहता हूं। और इस मुश्किल दौर में जब बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने भी, हर एक नागरिक के सामने भी, हमें नहीं पता कि ये कब जाकर मुश्किलें थमेंगी, कैसे कैसे कम होंगी। आप लोगों ने शुरुआत से जो कदम उठाए और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने जिस तरह से सहयोग किया उसके बारे में जानना चाहेंगे। और ये भी कि यहां तक का सफर आपका कैसा रहा है और कोविड के पार जब हमें जाना है तो क्या प्लानिंग लेकर आप चल रहे हैं। भदौरिया जी, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी जी। प्रश्न मेरा यही था कि आगे की क्या योजना है, अब तक का सफर कैसे रहा? जी, अब तक का सफर हमारा बहुत अच्छा रहा है और हमने करीबन 900% ठीक कर दिए हैं। कोरोना से पीड़ित 900%। और हमारी सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी ओनली 3 कैजुअलिटी रही है, जो मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में सबसे कम है किसी भी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स से। और हम अभी लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और धीरे धीरे पेशेंट भी मध्य प्रदेश में काफ़ी कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 माह में ये और कम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के CM काफ़ी जवाबदारियों से डेली मीटिंग करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं जी। तो धीरे धीरे समय रहते हैं और पब्लिक में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो कोरोना के प्रति पूरे जागरूक हैं और इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता काफ़ी जागरूक है, धीरे धीरे कोरोना से लड़ रही है। और हमको उम्मीद है कि ये आने वाले 2 माह में या 3 माह में कोरोना से जंग लड़ लेंगे और सफल भी होंगे इसमें। सुरेश जी, जैसे हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं या पूरे देश में, तो कहा यह जाता है कि हमको इसके साथ जीना सीखना होगा और हमको जो प्रिकॉशन लेने हैं वो ज़रूर लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस खतरनाक वायरस को
अगर इग्नोर करेंगे, अंडरमाइन करेंगे, तो ये जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये बात तो सही है आप जो कह रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि हमको समय रहते कोरोना से तो लड़ना ही है और आगे इसकी आदत बना लेनी है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है, और ये सब कुछ चीज़ें हैं जो डेली योगा करना है, वॉक करना है। ये सब चीज़ें तो अपनी रोज़मर्रा की आदतों में डाल लेना चाहिए, जिससे कि एक अपने आप में एक भय का वातावरण भी खत्म हो जाएगा और कभी कोरोना से हमेशा लड़ने की हिम्मत भी रहेगी, तो कोरोना पास ही नहीं आएगा। जी भदौरिया जी, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। अपने अगले मेहमान का भी थोड़ा परिचय और उनसे भी थोड़ा संवाद स्थापित करते हैं। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और इसके साथ मध्य प्रदेश के मशहूर डॉक्टर्स में शुमार हैं, कुशल सर्जन हैं, विचारक हैं, नवाचारी शिक्षाविद हैं, लेखक भी हैं, प्रशासक भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हमेशा आगे की पंक्ति में रहते हैं। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, आपने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में जीआई सर्जरी विभाग की स्थापना की और साथ ही पीपीपी मॉडल पर सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल की शुरुआत की। मैं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी हम दोहरी भूमिका देखते हैं, एक डॉक्टर के तौर पर भी और एक संस्थान के प्रशासक के तौर पर भी। किस तरह आप आगे के वक्त को देख रहे हैं? कितनी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं और कितनी चुनौतियां मध्य प्रदेश के सामने इस वक्त हैं? डॉक्टर वार्ष्णेय, सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी। अभी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको मरीजों का एक फेथ वापस लाना है कि वो अपनी बीमारियों को छुपाएं नहीं, डिले नहीं करें और अस्पतालों में अपनी बीमारियों को लेके पहुँचें। अस्पताल सेफ़ हैं और सेफली उनका इलाज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमको हमारे स्टाफ का भी एक मोरल बूस्टअप करना है कि वो लोग सेफ्टी रखते हुए मरीजों का इलाज कर सकें, क्योंकि ये जो भय था कोरोना का, ये सब में आया था, स्टाफ में भी आया, मरीजों में भी आया। तो हमने देखा कि मरीज अपनी बीमारियों को दबा कर बैठे रहे। तो जो भी मरीज हम पिछले 2-2.5 महीने में देख रहे थे, वो लोग आ रहे थे जो इमरजेंसी में अपनी बीमारियां काफ़ी बढ़ाकर आ रहे थे। अब हमको ये उनके मन से भय हटाना है। दूसरा, जो इकोनॉमी डाउन हुई है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक तो इकोनॉमी थी और दूसरी तरफ हमने देखा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता हमको इस तरीके की लानी है कि हमारा राष्ट्र हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने, ना कि सिर्फ स्किल्स में, लेकिन मेडिकल फील्ड में जो दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, ये सब भी हम भारत में ही प्रोड्यूस कर सकें और हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर सकें। तो आने वाले दिनों में हम लोग इसी पे आगे बढ़ने वाले हैं। स्किल्स इंडिया को के तहत हम लोग काफ़ी लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, जिससे हेल्थ केयर में हमारे पास ट्रेन वर्कर्स अवेलेबल हो जाएं और हम लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। 2 और ख़ास मेहमान हैं, उनका परिचय भी विस्तार से करा दें और इसके बाद फिर चर्चा को ओपन करेंगे। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप डायरेक्टर हैं आईसेक ग्रुप के। कुछ लोगों को सफलता पाने के लिए मजबूरी में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो ये आइकन हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष की राह को खुद चुना। मशहूर शिक्षाविद और आईसेक ग्रुप के डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने पिता का कारोबार संभालने से पहले कई सालों का अनुभव हासिल किया। सिद्धार्थ के नेतृत्व में आईसेक ग्रुप शिक्षा, ट्रेनिंग और ई गवर्नेंस को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही हम जय नारायण चौकसे साहब का भी एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आप चांसलर हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के और चेयरमैन हैं एचके कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट के। एक बड़े शिक्षाविद के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। आपने लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से मध्य प्रदेश का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया, जो आज अपनी एक मजबूत साख स्थापित किए हुए है। तो दोनों खास मेहमानों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं और
सिद्धार्थ जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त, खास तौर से क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी खुल नहीं रहे हैं। बच्चों की जाहिर है कि पढ़ाई हर अभिभावक की एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चिंता का विषय भी है। इस दौरान आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं? जी ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे कोविड क्राइसिस में अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम इम्पैक्ट खड़ा हो रहा है वो शिक्षा का ही सेक्टर है। और हम ये भी देख रहे हैं जहाँ एक और इसका एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो शिक्षा में ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाने का ये बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है, जहाँ पे सरकार, अभिभावक, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और स्टूडेंट्स मिलके वो सारे चेंजेस जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड हैं, डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड हैं, उन सभी को इस मौके का और इस पूरी चुनौती में से जो अवसर निकल रहा है उसको पहचान के ये सारे चेंजेस इस समय किए जा सकते हैं। अगर हम अपने संस्थान की बात करें और मैं अपना अगर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लेवल पे शिक्षा ब्लेंडेड मोड में और ऑनलाइन वे में आगे बढ़ेगी, वो चाहे भले ही स्कूल्स में हो या हायर एजुकेशन में हो। हम बहुत दिनों तक ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग को शायद नहीं रोक पाएंगे और मुझे लगता है कि हम आगे चल के बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग न सिर्फ शिक्षण में बल्कि और सारे अन्य काम जो शिक्षण संस्थान में होते हैं, जैसे काउंसलिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और ऐसे सभी रोल्स में टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल आगे चल के हम देख पाएंगे। जयनारायण जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं या पूरे जगह जहां भी बच्चों को हम देखते हैं, वो हायर एजुकेशन के बच्चे तो खैर थोड़ा इस सिस्टम में जल्दी ढल जाएंगे, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना या फिर आगे चल के क्या हम इसको न्यू नॉर्मल माने, क्योंकि कोविड का जो एक संकट है वो अभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को और जूझना पड़ेगा, चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने। आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सर, ऐसा है कि कोरोना का जो ये कोविड-19 है, इसका दहशत और इसका डर जनता के बीच में, आदमी के बीच में इतना अधिक पैदा कर दिया गया है कि आज कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा स्कूल कॉलेज जाने की बात तो सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले हमें इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक हम इस बीमारी के डर को नहीं ख़त्म करेंगे, हम किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कि भाई कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके कि लगते ही आदमी को तुरंत स्वर्गवास हो जाएगा या स्वर्ग में मर जाएगा। उसको इतना ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना एक वायरस है जो कि केवल सर्दी जुकाम का था, जिसको कि इतना अधिक प्रचारित कर दिया गया है कि आज अभी परसों नरसों पेपर में पढ़ रहे थे कि एक फादर की डेथ हो गई तो वो अपने फादर को छूना भी नहीं चाह रहा। इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। इस डर को ख़त्म करने के बाद ही हम किसी चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा, सर ने भी कहा, मेरा ये कहना है कि बाकी चीज़ें तो कॉमन होंगी। टेक्निकल बढ़ ही रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में आदमी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम कई देशों से बहुत आगे हैं टेक्निकल एजुकेशन में। हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा। हमारे यहाँ के बच्चे आज पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्र में हम पूरे विश्व में आगे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो महामारी फैली है इसका डर खत्म किया जाए। सर्वप्रथम जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुबोध, कहना चाहता हूं कि ये डर खत्म किए बिना हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सुबोध, जो ये चिंता है, चाहे वो जयनारायण चौकसे जी की हो, चाहे सिद्धार्थ चतुर्वेदी की हो, और आप दोनों मेडिकल प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर सुबोध आप और सुरेश जी, तो मेरा मानना ये है कि डर तो लोगों का ख़त्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी से
अलर्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के कई हालात देखे हमने, मुंबई के हालात देखे हैं और दुनिया के कई मुल्कों के हालात देखे हैं कि जहां ये बीमारी गई है तो उसने बहुत ही डेडली तरीके से काम किया कई जगहों पर, और कई अमेरिका जैसे मुल्क इससे परेशान हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो वायरस है, इस वायरस की एक जो पिक्यूलैरिटी है वो ये है कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है ये एक से दूसरे को बहुत आसानी से पास ऑन हो जाता है, लेकिन ये डेडली वायरस नहीं है जितना कि स्वाइन फ्लू, इबोला वायरस ये सब थे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, और फैलता किन चीज़ों में है कि इनकी जो क्वांटिटी वायरस की है यदि ज़्यादा है तो आपको बीमारी आसानी से लग जाएगी। तो जो भी ओवर क्राउडेड एरियाज हैं, अगर आप देखें दिल्ली, बम्बई, जिस एरियाज में ये फैला है पूना के, वो सब ओवर क्राउडेड एरियाज हैं। इवन भोपाल में, ओल्ड भोपाल में ज़्यादा है, न्यू भोपाल में नाम मात्र के बराबर है। तो इट इज़ ऑल, जहाँ ओवर क्राउडिंग, जहाँ पे पुअर हाइजीनिक कंडीशन थी, वहीं पे हालत ख़राब हुई है। न्यूयॉर्क में आज ही मेरी बात हो रही थी, मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। न्यूयॉर्क में आज की डेट में वो लोग ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क की स्थिति वर्ल्ड में आज सबसे अच्छी हो गई है, क्योंकि जितने उनके ओवर पॉपुलेटेड एरियाज से सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम हुई, आज की डेट में बाकी जगहों से वो ख़त्म हो गया। तो हमको ये इतना डेडली वायरस नहीं है। इसमें हमको ये समझना है कि एक दूसरे से जो डिस्टेंसिंग रखेंगे, अगर ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे, जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उससे दूर रहें, वो घर से ना निकले, तो मेरे ख्याल से ये इस वायरस से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, वायरस से प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो जो बात बता रहे हैं, मैं सुरेश जी इस पे आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ। चौकसे साहब का ये जो कहना है कि डर बहुत ज़्यादा हो गया, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, और केसेस की संख्या आप जब देखते हैं तो वो डर स्वाभाविक है लोगों का बढ़ना। तो आपका क्या इस पे कहना है कि ये डर कैसे निकलेगा लोगों के मन से? ये क्या है कि लोगों ने कभी इस टाइप की कोई बीमारी सुनी नहीं थी, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये हो गया, तो इससे लड़ने का कोई तरीका भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो गए हैं और लोगों को मालूम पड़ गया है कि इससे कैसे लड़ना है, कैसे अवेयर होना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ साफ करके रखना है, 1 मीटर दूर से बात करनी है अपने को। तो ये सब चीज़ें रखेंगे, और जरा सी भी सर्दी खांसी और बुखार आए तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो ये सब चीज़ें करेगी तो तुरंत उससे कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी अवेयर है और थोड़ी इसमें समझदारी है, या उसके परिवार वालों में समझदारी है, तो इससे लड़ लेंगे, उससे लड़ के निकल भी जाएंगे। और अभी मैं एक अच्छा उदाहरण दूं, हमारे यहाँ की एक नर्स को कोरोना पॉजिटिव हो गई, जबकि उसके 2 छोटे बच्चे उसके साथ में ही रहते थे, वो दोनों नेगेटिव रहे। वो नर्स हमारे यहाँ की अभी 14 दिन के बाद में पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हो गई, ठीक रह रही, लेकिन उसके दोनों बच्चों को कोरोना नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। तो थोड़ा सा, क्योंकि वो नर्स भी थोड़ा समझदार थी तो अपने बच्चों को भी ध्यान रखती थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखने से और थोड़ा सा साफ सफाई से रहें, डिस्टेंस से रहें, और बुखार और खांसी सर्दी होने से जरा सा भी हो, खासतौर से फेफड़े की बीमारी जिसको भी हो, उसको तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये थोड़ा सा अवेयरनेस पब्लिक में आ गई है, और ये कंटिन्यू बनी रहेगी तो इस कोरोना से लड़ लेंगे। कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। इसमें लोगों में डर ज़्यादा फैल गया है, इस डर की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। लोग डर जाते हैं कि कोरोना हो गया मतलब हम कोलैप्सी हो जाएंगे। ये डर लोगों के मन से निकालना पड़ेगा धीरे धीरे। बिल्कुल, ये निकल रहा है धीरे धीरे। एक शेर है कि ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप लोगों ने जो शून्य से अपना सफ़र शुरू किया और इस मकाम पे हैं, तो जाहिर है कि ये फेस भी हम लोग इसमें निकाल लेंगे और फिर और आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे संपादक आप लोगों को सम्मानित करें। पहले सुरेश सिंह भदौरिया जी, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में आपने शानदार काम किया, आगे भी इसी तरह से आप अपने काम को बढ़ाते रहिए। हम चाहते हैं कि आपका सम्मान हो। सुरेश सिंह भदौरिया जी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो आप काम कर रहे हैं, या जो जनता की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज के हर तबके का ख्याल रखेंगे, और इस पूरी आपकी मुहिम का हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से सम्मान करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम चाहेंगे दिलीप जी की डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, क्योंकि भोपाल में अगर आप बात करेंगे
अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में से एक सिद्धांता रेड क्रॉस जिसे वो चला रहे हैं, और ये पीपीपी मॉडल जिसको गवर्नमेंट भी कहती है कि इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, उनका आप सम्मान कीजिए। डॉक्टर सुबोध, हमको और हमारे समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज की वेलफेयर के लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे और हम ये सम्मान आपको देते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से कि आप जनता के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, उनको उनकी सेवा करते रहें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद। और हमारी मजबूरी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो आप हमें सलाह दे रहे हैं उसका पालन हमें भी करना है, इसलिए आपके साथ दूर से हम संवाद कर रहे हैं और जनता तक ये बताने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनका सम्मान हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे दिलीप जी की सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, बड़े यंग हैं और ऐसे वक्त में एक बड़े ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इनका भी सम्मान करें। सिद्धार्थ, आपके जैसे युवा एजुकेशन के सेक्टर में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। जो यंग जनरेशन है जो कुछ इस तरह का काम करना चाहती है उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के उस तबके का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे जो थोड़ा सा वंचित रह जाता है। और आपके ग्रुप की जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से मैं अगर आपसे कहूँ कि आप शिक्षा की अलख इसी तरह से जगाते रहें और सबको रोशन करते रहें। हम आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से सम्मान करते हैं। धन्यवाद दिलीप जी, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और जय नारायण चौकसे जी हैं, अनुभवी हैं, जहां सिद्धार्थ यंग हैं, चौकसे साहब अनुभवी हैं और चांसलर हैं आप एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के, आप इनका भी सम्मान करें। जय नारायण चौकसे जी, आपने अपने संस्थान के जरिए, अपने यूनिवर्सिटी के जरिए बहुत सारे बच्चों को नई दिशा दी है। वो आज ज़िंदगी के एक नए मकाम पर होंगे और मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में आपका एक बड़ा नाम है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी शिद्दत के साथ, इसी ताकत के साथ समाज के हर तबके के बच्चों को शिक्षा के लिए इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके इस काम के लिए आपका सम्मान करता है। धन्यवाद सर। हम एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम बढ़ते हैं आगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और आइकन से आपको मिलवाएंगे, उनके काम के बारे में आपको बताएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे क्योंकि वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये मंच है उन शख्सियतों के सम्मान का जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के विकास के लिए अहम योगदान अदा कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, जो शख्सियतें अपना अलग मकाम स्थापित कर रहे हैं और आगे भविष्य के लिए नई योजनाओं के साथ बेहतर काम करने का प्रण लेकर इच्छा शक्ति दिखाते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनके सम्मान का मंच है। कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। गजराज पगारिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चांसलर हैं मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर के। डॉक्टर अनिल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चांसलर हैं आप विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के। और डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, आप चांसलर हैं श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। पहले मैं थोड़ा और विस्तार से परिचय दे दूं ताकि आसानी हो लोगों को समझने में। संजीव अग्रवाल जी के बारे में पहले आप जानिए। संजीव अग्रवाल जी, आप चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी के। मुश्किल परिस्थितियों से जो डरे नहीं बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर
सफलता की नई इबारत लिखी वो संजीव अग्रवाल हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन हैं सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल। ये प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद तो हैं ही, साथ ही रियल एस्टेट की शख्सियत भी हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने नए अवसर की तलाश की और डिजिटाइजेशन की तरफ सार्थक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही हम गजराज पगारिया जी के बारे में भी आपको बता दें। गजराज पगारिया, आप मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर के संस्थापक हैं और चांसलर भी हैं। पगारिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप संस्थापक हैं। समृद्ध और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग देना आपके जीवन का हमेशा पहला लक्ष्य रहा। छत्तीसगढ़ के ये आइकन हैं, मेट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर और पगारिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक गजराज पगारिया मशहूर शिक्षाविद होने के साथ साथ समाजसेवी और पर्यावरणविद के तौर पर भी आपकी पहचान है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को न सिर्फ मुफ्त में आप शिक्षा देते हैं, बल्कि हर साल सैकड़ों छात्रों को स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। बहुत स्वागत पगारिया साहब आपका एक बार फिर से। हम साथ ही आपको डॉक्टर अनिल तिवारी जी के बारे में भी बताएं। आप चांसलर हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर के। कड़े संघर्ष और हौसलों से जिन्होंने हर बार बुलंदियों को छुआ, हमारे अगले आइकन का परिचय कुछ इन्हीं शब्दों के साथ दिया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी संस्थापक तो हैं ही विवेकानंद यूनिवर्सिटी के, कुलपति तो हैं ही, साथ ही मशहूर शिक्षाविद और बुंदेलखंड क्षेत्र के गौरव भी हैं। ये लगातार ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम के बारे में भी आपको बताएं। आप श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर के चांसलर हैं और एक सफल उद्यमी के तौर पर आपको जाना जाता है। समाजसेवी और शिक्षाविद के रूप में भी आपकी पहचान है। कोरोना संकट में डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह लगातार समाज सेवा के काम में जुटे रहे हैं। गांव में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार भी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम कर रहे हैं। तो सभी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल जी, आपके साथ। बहुत चुनौती का वक्त है ये, खासतौर से शिक्षा जगत के लिए। दोनों लिहाज से, अगर आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपकी चिंता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए है कि जो ये ब्रेक लगा है ये कितना लंबा होने वाला है। और आप बतौर संस्थापक एक ग्रुप के, एक विश्वविद्यालय के, आप किस तरह से देख रहे हैं और बच्चों के इस संकट को कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए साहब, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जी टीवी का, जिन्होंने मुझे चुना आइकॉन के लिए। ये संकट काल मैं नहीं मान रहा हूँ, एक ये चुनौती है, चैलेंज है मेरे लिए कि मेरे साथ 18,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIRT इंजीनियरिंग कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में सब मिला के। उनको कैसे अपडेट रखा जाए, उनको कैसे मोरल उनका स्ट्रांग रखा जाए, इस पर हम डे 1 से हम कोशिश कर रहे हैं। 25 मार्च को जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था, ऑन द सेम डे हमने बोला आज से ही इनकी क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, इनको डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करें। हमने डे 1 से डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करी और उनको कंटिन्यूएशन में हम टीच कर रहे हैं ऑनलाइन। परंतु इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एडिट भी नहीं हो जाए, तो हम उनकी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। पैरेलल में उनको बहुत सारे मोटिवेशनल सम प्रोग्राम करा रहे हैं, कंटिन्यूशन अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये होना एक थोड़ा हमारी शिक्षा ले रहा है, बात उठाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट रखना हमारा मेन काम है। अभी हमने एक प्रयास करा, हर स्टूडेंट के पेरेंट्स से, हम इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, फार्मेसी है, मैनेजमेंट, इनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ताकि उनको जनरली स्कूल के पेरेंट्स से बच्चे मतलब बात करते हैं, हम उनके टीचिंग होगा, आपके बच्चे भविष्य सुरक्षित है। वो ऑनलाइन पढ़ ले रहा है, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, उनका पीयर ग्रुप, और जैसे ठीक होगा हम उसको पूरी तैयारी के साथ फिर से शुरुआत कर देंगे। अगेन गो अहेड विद द फुल। जी, अच्छी बात है, आप इंस्पायर कर रहे हैं। अपने 18,000 बच्चे हैं और ये बच्चे कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं। संजीव जी, आप तो मल्टीटास्कर हैं, रियल एस्टेट भी है, एजुकेशन भी है और आप खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये संकट आया तो बहुत आभास नहीं था लोगों को
कि इतना बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। आपने कहा संकट, मैं कहता नहीं है, चुनौती है। मैं कहता हूँ चुनौती से निपटने का काम ही आप जैसे लोग जो लीडर्स हैं वो करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों की जो तस्वीर है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सामने ये चुनौती आई है, चाहे वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की मैं बात करूँ, चाहे मेडिकल इंफ्रा की बात करूँ, या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको नए सिरे से सोचना होगा। आप एज ए बिजनेस माइंड जो होता है कि हमको क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चुनौती से ही आप अवसर खोजते हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमको इसको अवसर में बदलना है। तो संजीव अग्रवाल जब बैठते होंगे, सोचते होंगे, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके मन में क्या चलता रहता है कि कैसे निपटे से। देखिए, हम तो मैं हमेशा थोड़ा आगे का सोचता हूँ। आज का आप मेरे से बोलेंगे 10 साल का विजन क्या है संजीव, तो मैं वो बता दूंगा कि मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, मेरे पास इतना कैपिटल होगा, मेरे पास इतने स्टूडेंट होंगे, मेरी ऐसा होगा। मैं विजन बनाता हूँ आगे, परंतु ये अनफॉर्चुनेट हुआ, ये विजन में इंक्लूड नहीं था जो मैंने विजन बनाया था। तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना 1 लाइन ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, तो ये कोई प्लान में था ही नहीं। परंतु ठीक है, हमने हमारे प्लान का चेंज करा, अब हम डिजिटल जा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं। हम जो आपने रियल एस्टेट का बोला, मैं रियल एस्टेट बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट पे तो अपॉर्चुनिटी आ गई है ये, क्योंकि अब लोगों को अच्छे घर की पहचान हो गई। आप मानेंगे, मैंने जो लॉकडाउन टाइम पे बहुत अच्छी सेल करी, और अब उसके बाद जैसी लॉकडाउन ओपन 1-2 हुआ है, हम उसमें भी अच्छी सेल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जैसे हम भोपाल में हैं, तो जो ओल्ड भोपाल की पब्लिक है वो न्यू भोपाल में आना चाहती है। वो छोटे छोटे पहले घरों में नीचे दुकान ऊपर मकान बना के रहते, तो उनको लगा कि अब ऐसी लाइफ नहीं जी सकते हम, तो दे शिफ्टेड टू द न्यू हाउसेज। तो ये तो अब जैसे हम थोड़ी इंडस्ट्री साइड में भी जाने का और प्लान कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री है, पोल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, परंतु हम अब कोई फार्मा इंडस्ट्री में भी प्लान कर रहे हैं जाने का। तो ये हम सोच रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है चाइना से, जो इंडस्ट्री है बाहर जा रही, क्यों ना हम उनको ग्रैब कर लें। उनको आना तो ही, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, लैंड इकोनॉमिकल है, सरकार का बड़ा सपोर्ट है। तो कोई होना कुछ नहीं है, 2-4 महीने की दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, परंतु ईश्वर ने अगर दंड दिया है तो उसका पुरस्कार भी देगा। जैसे हम पिता हैं, मैं तो क्या कभी उनको डांटता भी हूँ तो उसके बाद उनको पुचकारता बहुत अच्छे से हूँ जी, कि पूरी करता हूँ। जैसे ईश्वर ने भी हमें डांटा है हमारी गलतियों पे, तो हमें पुचकारेगा तो और अच्छे हमें उपहार देगा वो जी। डॉक्टर अनिल तिवारी भी जुड़े हुए हैं, सागर से, चांसलर हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, सागर में आप रहते हैं और जो समुद्र को समझते होंगे कि अथाह संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, चुनौतियां चाहे जितनी आ जाएं। तो कैसा लग रहा है सागर से पूरा हिंदुस्तान और पूरा फ्यूचर? जी, सागर हमारा बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में तो पहले से ही समृद्ध रहा है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे सागर में है। शिक्षाविद सागर में पहले से निकाले हैं सागर ने शिक्षाविद, और उन्हीं के चरणों में, उसी विश्वविद्यालय की तलहटी पर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की भी स्थापना हमने की हुई है। और उन्हीं को अपना आदर्श बना के, और स्वामी विवेकानंद को आदर्श बना के सागर के अंदर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा सुलभ नहीं थी, उस शिक्षा को देने के लिए हमने प्रयास किया, और मैं उसमें सफल भी रहा। क्योंकि जो कोर्सेस बड़ी सिटियों में होते थे, बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, उन सबको हमने सागर में वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जो शायद उन्हें दूर की कौड़ी था, जिनको वह सोच भी नहीं सकते थे कि यह कोर्सेस हम सागर में कर सकते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, हमारे यहाँ माइनिंग हुआ, सीमेंट टेक्नोलॉजी हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, हमारे होटल मैनेजमेंट हुआ। इस टाइप के कोर्सेस की कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिन कोर्सेस को हमने सागर में किया और उनको सफलतापूर्वक संचालित किया, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा किया। ये हमारे विश्वविद्यालय के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर, सागर के अंदर, जैसे आपने कहा, दिलीप भाई साहब से 2-3 बार हमारा नज़दीकी से परिचय हुआ भी है। जैसा आपने कहा कि यह सागर है, सागर में अपार संभावनाएं हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सागर इतना विशाल है कि उसमें सब समा सकता है।
तो अभी हमें बहुत गुंजाइश है सागर के अंदर कि हम और काम कर सकते हैं सागर में, और निरंतर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि सागर के अंदर काम करते जाएं। जी, गजराज पगारिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जाहिर है कि हर एक जो लीडर है उसके पास अपने प्लान होते हैं, लेकिन इस वक्त ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि न्यू एडमिशन्स में कमी आ रही है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत से अभिभावक जो फीस है उसको भरने में झिझक रहे हैं। आप क्या प्लान रखते हैं? वैसे तो आप बहुत सारे छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की योजना लेकर आते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप अलग से मदद करते हैं। इस वक्त की क्या प्लानिंग है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी एक अनिश्चितता का माहौल है। अभी सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम बचे हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, तो एक जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं वो भी कोई नहीं हो पाए हैं। नीट के एग्ज़ाम नहीं हो पाए, पीटी के एग्ज़ाम नहीं हो पाए, पीएमटी के एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो इस समय पेरेंट्स भी और बच्चे भी एक अनिश्चितता के माहौल में हैं कि किस तरह से आगे का वातावरण बनेगा और कब तक स्थितियां सामान्य होगी और उसको अपने बच्चे को किस क्षेत्र में भेजेंगे। तो हमको लगता है कि इस बार जो नया सेशन है वो सितंबर से पहले उसकी शुरुआत होना संभव नहीं है जी। हम लोगों ने पिछले साल के सारे कोर्स ऑनलाइन कंप्लीट किए। लॉकडाउन पीरियड में एग्ज़ाम भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही सारे बच्चों से ले लिए, फाइनल ईयर के बच्चों को छोड़ के। अब नए सेशन की क्लासेस जो हमारे पुराने बच्चे हैं, हम लोगों ने प्लान किया 2 जुलाई से हम लोग नए सेशन को शुरुआत करेंगे, ताकि एक वातावरण जो शिक्षा का है, एक पढ़ाई के प्रति जो बच्चों की रुचि है और उनको जो एंगेज करके रखना है, उसको एक वातावरण अच्छे तरह से उनके लिए एक पॉजिटिव वातावरण हम दे सकें। दूसरा, आपने कहा कि जो भविष्य में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है, उसमें कई तरह की दिक्कतें आने वाली है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स भी चिंतित हैं, उनके सामने भी कई तरह की कठिनाइयां हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों में फीस की कमी भी की है और जैसे जैसी परिस्थितियां आएगी वैसे वैसे उनको सुविधाएं दे के इस बार बच्चों का साल खराब ना हो, उसकी दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। ठीक, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। सागर का हम जिक्र कर रहे थे, आप छतरपुर में विश्वविद्यालय चला रहे हैं। कैसे ये ख्याल आया कि छतरपुर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकती है, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते अपने ज़िले से दूर, अपने शहर से दूर, या ये कहिए कि दूसरे बड़े शहरों में जाएंगे तो उनके लिए रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा बहुत महंगी पड़ जाती है। आपके विश्वविद्यालय में क्या अतिरिक्त फैसिलिटीज़ या व्यवस्थाएं आप ऐसी कर रहे हैं जिनसे लगे कि हम या भोपाल में बैठे हैं या छतरपुर में बैठे हैं, शिक्षा का स्तर एक जैसा है? देखिए, छतरपुर हमारा ऐसी जगह पे स्थित है जिसकी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं, पहले ट्रेन भी नहीं थी, अभी कुछ समय से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो जिस कारण से जो छात्र छात्राएं रहते थे बड़े शहरों का रुख नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, ऑलरेडी हम शिक्षा के क्षेत्र से बहुत लंबे समय से मेरा नाता है, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो आज से 10-15 साल से मैं देखता चला रहा हूँ छतरपुर के जो विद्यार्थी हैं और छतरपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ के विद्यार्थियों में टैलेंट बहुत है। कई आप जगह जगह जाकर के देखेंगे, रेशो निकालेंगे, जिस रेशो में छात्राएं बड़े हायर एजुकेशन में गए हैं, उसके बाद जो बड़े बड़े उन्होंने प्लेसमेंट हासिल किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं छतरपुर या आसपास इनके ग्रामीण इलाकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं सब जी तो ऐसा लगा इस छतरपुर शहर में ये काफी विचार आया कि यहाँ पर एक, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से पहले से जुड़े हुए थे, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये विचार आया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े एक ऐसे संस्थान को स्थापित करें जो यहाँ के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं वो सरल सुगम 2018 में हम श्री कृष्ण। जी संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूं आपका सम्मान करने से पहले, कि आपने जैसे कहा कि आप 10 साल की रणनीति बनाते हैं और
प्लान ए, बी, सी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कोरोना ने हमको सोचने के लिए मजबूर किया है कि ज़रूरतें बहुत सीमित हो गई हैं। लॉकडाउन के दौरान हमको पता चला कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम अनावश्यक उसके पीछे दौड़ते हैं। तो इस नज़रिए से आपने कुछ सोचा है कि कुछ बदला है, मतलब सोचने का अंदाज भी बदला है लोगों का? बिल्कुल बदला है, मेरा ही बदला है। प्रायोरिटीज हमारी, जैसे हमें लगा कि हम परिवार में घर में रह के भी काम कर सकते हैं, तो जैसे अब मैंने 25% टाइम अपना घर पे ज्यादा देना चालू कर दिया। काम कम नहीं करा है, काम तो मैं बढ़ा रहा हूँ, परंतु 25% टाइम अपने परिवार के साथ रहकर ऑनलाइन कर सकता हूँ। और वो चीजें हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम जो एक स्टाइल आ गई है हर एक में, तो दुनिया में हर जगह वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ जाएगा। और डरना नहीं है, मुझे बार बार आपसे एक ही कह रहा हूँ, ये तो बहुत ईश्वर ने जो करा अच्छा करा, वो अच्छा होना है। एक बात को मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपने पिछले उनसे पूछा था, इस बार अपने इंडिया में बहुत अच्छे एडमिशन्स होंगे, क्योंकि जो हमारा 2.5 लाख स्टूडेंट बाहर जाता था फॉरेन पढ़ने के लिए, वो नहीं जाएगा, वो सब इंडिया में रुकेगा। बस अपने को हमें तैयार करना है। जैसे मैंने अब बहुत सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से टाई अप्स कर रहा हूँ मैं, कि ऑनलाइन कोर्सेज हम यहीं से करा देंगे, हम उनके टीचर से यहीं पढ़वा देंगे, तो क्यों जाएगा बच्चा बाहर। तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अच्छा स्टूडेंट हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का देश का बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा बाहर फॉरेन चले जाता था, तो वो रुकेगा। दूसरा, अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे टाई अप्स है, जैसे हमने प्लेसमेंट के लिए क्विक हिल एकेडमी है, जैसे हमने उससे टाई अप कर लिया कि सब फर्स्ट ईयर में ही आपको प्लेसमेंट, जब स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसको प्लेसमेंट फर्स्ट डे ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के ही पर्सन्स आके यहाँ पढ़ाएंगे, हमारी फैकल्टी भी पढ़ाएगी, दोनों कंबाइंडली पढ़ाएंगे, तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं तिवारी सर। आपके रहते जी टीवी में देख रहा हूँ, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी इतने सारे काम कर रहा है, कहाँ चाइना को हैंडल करता है, कभी किसी को हैंडल करता है, तो इट्स अ मिरेकल। बहुत अच्छा होने वाला है जी। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ दिलीप जी की पहले संजीव जी का ही सम्मान हो। संजीव जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इनका कारोबार फैला हुआ है, और अभी भी प्लानिंग उनकी इस स्तर की है कि वो इस आपदा में भी ये सोच रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ ये होगी कि बहुत से बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सेज के पास आए, बहुत अलग अलग संस्थान हैं उनके पास वो जाएंगे, जो बेहतर संस्थान है वहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा। जी संजीव जी, देखिए हमने भी एक रास्ता निकाला है, इस चुनौती से एक रास्ता निकाला कि हम अक्सर जब बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स किया करते थे, एजुकेशन के हों या और भी हों, तो आपसे अक्सर मुलाकात होती थी, लेकिन अब हमने आपको ऑनलाइन सम्मानित करने का फैसला किया है कि आज हम एक तरह से कनेक्टेड हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम कर रहे हैं। और संजीव जी, जिस तरह से आप इस चुनौती को अवसर मानकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका प्लान ए के बाद आपका प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से जो आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का सेक्टर हो, और आपका काम करते समय जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट, जो ह्यूमन टच होता है, या आप जिस तरह से ख्याल रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह से समाज के हर तबके का ख्याल रखेंगे, चाहे वो गरीब तबके का बच्चा हो और चाहे अपर क्लास से जुड़ा हुआ बच्चा हो या जिसके पास साधन संपन्न है। तो आपके इस पूरे काम के लिए, आपके इस जो पूरा विज़न है, उसके लिए हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका सम्मान करते हैं। थैंक यू। और अब मैं गुजारिश करूंगा गजराज पगारिया जी, जो चांसलर हैं मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर के, आपका भी सम्मान करें। गजराज जी, आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जैसे आपने कहा कि चुनौतियां हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों को पार पाने के लिए रास्ते निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बच्चों के भविष्य के लिए उनको नई दिशा देते रहेंगे, और आप छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में आपकी इस यूनिवर्सिटी का एक नया मकाम बनेगा, और हम आपके इस बेहतरीन काम के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका सम्मान करते हैं। और अब बारी है अनिल तिवारी जी की। डॉक्टर अनिल तिवारी, सागर जैसे क्षेत्र में जो एक पुराना शिक्षा का हब है, आसपास के लोग, बहुत दूर दूर से लोग पहले सागर में पढ़ने आते थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में,
और अब विवेकानंद यूनिवर्सिटी भी बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप उनका भी सम्मान करें। डॉक्टर अनिल तिवारी रहते तो मध्य प्रदेश के सागर में हैं, छोटा जिला है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी सागर में ही बनाई गई थी और सागर में रहने का असर ये है कि वो बहुत दूर की सोचते हैं। सागर की जितनी संभावनाएं होती हैं उस तरह से वो सोचते हैं। और डॉक्टर अनिल तिवारी, आप मध्य प्रदेश के इतने छोटे जिले में रहकर भी जिस दूर की सोच रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप अलग जगा रहे हैं सागर के पूरे बुंदेलखंड के इलाके में, उसके लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका सम्मान करता है और ये उम्मीद करता है कि आप इसी तरह से इस चुनौती के बीच में भी नए अवसर बनाएंगे। डॉक्टर अनिल तिवारी के बाद अब बारी है डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम की। आप श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर के चांसलर हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनका भी सम्मान करें। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, छतरपुर जैसे पिछड़े इलाके में जहां शिक्षा के लिए आपने एक चुनौती जो रही है उसको आपने अवसर के रूप में तब्दील किया है, और जिस तरह से आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके नई पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को आप वहां पर एक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम आपका सम्मान करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। ये हैं वो आइकन्स जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक मकाम पर हैं और एक अगले मकाम पर जाने का फ्यूचर प्लान भी उनके पास तैयार रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये खास पेशकश अभी जारी है। कुछ और ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसे लोग, ऐसी शख्सियतें जो अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम कर रहे हैं, जिनके प्रयास ऐसे हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए, जिनका सम्मान होना चाहिए और जिन्हें एक नई पहचान मिलनी चाहिए। ऐसी शख्सियतों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उनका सम्मान करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील रामदास अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आप चेयरमैन हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के। साथ ही हमारे साथ इस वक्त रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन रायपुर के। साथ ही हमारे साथ इस वक्त विजय पाल गुलिया साहब भी जुड़े हुए हैं। CMD है आप सेंट्रिक मूवीज के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभाकर पटनायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं रायपुर के। प्रभाकर पटनायक जी का भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शिवम अरुण साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक, आप PR डायरेक्टर हैं MIT यूनिवर्सिटी रायपुर के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संपादक दिलीप तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सबसे पहले हम विस्तार से परिचय करा दें इन सभी मेहमानों का, इसके बाद उनसे सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनील रामदास अग्रवाल जी की। आप जनसेवा और मानव कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा खुद को तैयार रखते हैं। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन होने के साथ साथ वरिष्ठ समाजसेवी और राम मंदिर निर्माण समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। कोरोना महामारी के मौजूदा वक्त में सुनील रामदास अपने फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं और सुनील रामदास जी की अगुवाई में अब तक हजारों जरूरतमंदों को राशन दिया जा चुका है। पर्यावरण को लेकर भी वे लगातार सक्रिय रहे हैं। इसके साथ ही हम रविंद्र सिंह जी की प्रोफाइल के बारे में आपको बता दें, उनका परिचय आपको इस वक्त जरूर देना चाहेंगे। आप जब देश महामारी की वजह से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंदों का दिल खोलकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी
उनके पास मदद पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन है रविंद्र सिंह। ये वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन के संरक्षक और प्रकाश इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी और पर्यावरणविद के तौर पर भी इनकी पहचान है। आज रविंद्र सिंह कई गरीब बच्चों को तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके साथ ही एफसीए विजय पाल गुलिया साहब, उनके बारे में हम जरूर जानकारी इस वक्त देना चाहते हैं। आप सेंट्रेक मूवीज के सीएमडी और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अर्थशास्त्री होने के साथ साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आप। इन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसा एक क्रोमा स्क्रीन स्टूडियो बनाया है जो न सिर्फ प्रदेश का सबसे बड़ा स्टूडियो है, बल्कि यहां बेहतर तकनीक के साथ बेहद कम कीमत में फिल्में बनाई जा सकती हैं। इसके साथ ही हम प्रभाकर पटनायक साहब के बारे में भी आपको कुछ विशेष जानकारी दें। आप ये समझिए कि जब जब देश के किसी भी बड़े हिस्से में कोई बड़ी आपदा आई तो छत्तीसगढ़ के आइकन प्रभाकर पटनायक हमेशा मदद के लिए सबसे आगे खड़े दिखे। स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान के जरिए ये लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज कोरोना संकट के दौर में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं प्रवासी मजदूरों का दर्द देखकर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी प्रभाकर पटनायक जी ने की है। एक और मेहमान हैं डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक जी। आपके बारे में भी हम जानकारी दें। बुलंद हौसलों से जुड़ी डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक की प्रेरणादायक जिंदगी को सम्मानित किया जाता है। वो एक समाज सेवी के रूप में भी एसटीडी पीसीओ की दुकान पर 400 रुपए की नौकरी भी एक वक्त में आपने की है। हालातों का मुकाबला कर उच्च शिक्षा डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक ने हासिल की और आज एक ऐसे मकाम पे खड़े हैं जहां पर दूसरों की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आइकन्स की सूची में वो शुमार हैं। सबसे पहले मैं पटनायक साहब आपकी तरफ ही आना चाहता हूं। और जब हम ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत आपने की एसटीडी पीसीओ की दुकान में काम करने को लेकर, 400 रुपए वहां पे आपको मिलते थे। आज आप इस स्थिति में हैं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 400 या 4000 लोगों तक मदद पहुंचा सकें, इसका प्रयास कर सकें। कैसे ये सब हुआ और क्या इस वक्त आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस कोरोना के दौर में? देखिए, जीवन में परिस्थितियां जैसे भी रहे, मैंने इस मुकाम को इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि मेरे में एक दृढ़ संकल्प था। मुझे ये पता था कि मेरे जो संघर्ष है वो बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन मैंने अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए, कठिन दौर से गुजरते हुए एक लक्ष्य को निर्धारित कर कर मैं आगे बढ़ता गया। और जीवन में जो भी मेरे कठिन दौर रहे, जैसे भी पूर्व की मेरी परेशानियां रही, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मुकाम हासिल करता रहा। और उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद आज भगवान मुझे इस पोजीशन पे रखा कि मैं आज लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। क्योंकि अभी हाल में कोरोना में हम लोगों ने एक होम्योपैथी का दवाई करीबन 10,500 लोगों को बांटा बिलासपुर शहर में। और मेरे घर में एक सिस्टम है, जब भी मेरी माँ खाना बनाती है तो हर दिन एक मुट्ठी चावल ज़्यादा और एक मुट्ठी दाल ज़्यादा एक अलग बक्से में निकालती है गरीबों के नाम पे, और ये मानते हुए कि मैं उस एक मुट्ठी को ज़्यादा खाता हूँ। और इसको हम पूरा एकत्रित करते हैं और सारे परिवार के एक एक सदस्य के नाम से जो एकत्रित होता है उसको हम लोग गरीब नारायण भोज में उसको बांटते हैं। और साथ में पूरा परिवार का कोई भी अगर जन्मदिन हो, कोई भी घर में किसी भी कोई भी उपलक्ष्य हो, हम लोग उसको गरीबों में ही मनाते हैं। और बाल संप्रेक्षण गृह में, अंधमुर बधिरशाला में, मातृ छाया में, और साथ में मैं जो मालिन बस्तियों में जो बालिका के कक्षाएं चलाता हूं उन बच्चों में मैं ये कार्यक्रम करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में आप एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, मानवीय मूल्यों को आत्मसात करके आगे बढ़े, तब आपका कोई भी मुकाम। ये सबसे जरूरी यही है कि जीवन में मानव मूल्य कितने जरूरी हैं, ये कोरोना के दौर ने हमें सिखाया है। सुनील रामदास अग्रवाल साहब, आप किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? यहाँ संदेश बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि
बहुत सारे लोग कठिनाई में हैं इस वक्त, बहुत सारे लोगों को के सामने नौकरी का संकट है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में आप लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। सुनील जी, सुन रहे हैं आप हमें? जी जी सुन रहा हूँ जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन किस तरह आगे काम कर रहा है, कैसे आप लोग आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद करना चाहिए, और इस तरह की मदद से ही एक समाज में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लोगों को विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सभी भारत देश के नागरिक संगठनों के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से हमें सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और अभी इस महामारी से निजात हमें नहीं मिली है, लेकिन हमें सजग रहना है और हमें पल प्रतिपल इसका ध्यान रखना है, और हमें अपने जीवन रोजमर्रा के काम भी करने हैं। हम अपने आप को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है देश में। ऐसी स्थिति में काम भी करना है और जरूरतमंद लोगों तक अपनी सहायता भी करनी है। रविंद्र सिंह जी, हालात आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो चुनौतियां हैं उससे अभी हम आने वाले कुछ समय में थोड़ा दो हाथ हमको इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि कोरोना, जैसा सुनील जी कह रहे हैं, कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में आगे चलकर हम क्या माने कि रास्ता कैसे निकलता है इस चुनौती से? ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन इसका कोई ये प्रश्न रविंद्र जी से था। रविंद्र जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? सजग रहना है हमें अपने। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही जी नहीं, मैं थोड़ा आवाज नहीं मिल पा रही है हमको, क्षमा चाहता हूँ। अगर ठीक है, हम गुलिया साहब के पास चलते हैं। गुलिया साहब, एक माहौल स्थापित हो फिल्म निर्माण को लेकर, एक माहौल स्थापित हो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर, क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए? और बतौर निर्देशक, बतौर डायरेक्टर या बतौर गीतकार, या एक तरह से कहिए जो आपका विज़न है बड़े पर्दे पर या ये कहिए छोटे पर्दे पर, पर्दा कोई भी हो, लेकिन अच्छी फिल्में बने, अच्छा संदेश समाज में जाए, इसके लिए जो आप कदम उठा रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या ज़रूरत है इस वक्त कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलें? क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होगी तो फिल्में भी लोग देखना पसंद भी करेंगे, बनाना भी पसंद करेंगे। और आपसे मैं दोनों लिहाज से ये प्रश्न करना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा जो संकट है, इस पर हम सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें और स्थिति का जायज़ा लेते हुए, सरकारी निर्देशों को मानते हुए धीरे धीरे अपने चैलेंज की तरफ आएँ। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, सभी इंडस्ट्री आज के समय में जूझ रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी कोई अछूता नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है इस समय मैं कहूँगा। और धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए अभी गुजरात में, मुंबई में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सावधानी के साथ शुरुआत हुई है। इसी तरह से हमें इंडस्ट्री को भी इंतज़ार है कि ये चीज़ें धीरे धीरे संभल के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी निर्देश आएंगे, उस हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा धीरे धीरे, सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जान है, फिर जहान है, और फिर सब चीज़ों को देखते हुए सतर्कता से जितने भी कदम उठाए हैं, उनको अगर हम दिशा निर्देशों को सही समय पर पालन करते जाएं तो हम इस समस्या से धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। और अर्थव्यवस्था भी समय तो देखिए लगेगा, क्योंकि ये ऐसी आपदा एकदम आई थी जिसमें कि हमें पहले से कोई भी मालूम नहीं था कि किस तरह की स्थिति हमारे सामने होगी। तो अचानक आने से जो हमने बहुत अच्छे, अगर वर्ल्ड पैमाने पे देखें तो बहुत अच्छे कदम उठा करके हमने उस इफेक्ट को कम तो किया, लेकिन अभी भी ये ज़रूरत है कि हम इसको, क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी भी हमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दिशा निर्देश तो हैं अलग। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था में जो दूसरे लोग हैं, एक दूसरे का सहारा बन के हम जल्दी ही इससे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपका जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, अमीर आदमी और गरीब आदमी का जो फ़र्क है,
उस फर्क को आज हमें थोड़ा कहीं ना कहीं हम पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, समाज लेवल पे, जैसे कि हमारे सीनियर हमारे चैनल पे अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े सतर्कता से, इस समय ये समय ही ऐसा है, इस समय कि सबको साथ लेकर चलना, में जरूर सुधार होगा। और ऐसे वक्त में जब एक तरह से प्रतिस्पर्धा का दौर भी है, ऐसे में सबको साथ लेकर चलना, एक दूसरे की मदद करना, ये कहने में आसान है और करने में कठिन, लेकिन वही लोग एक तरह से आइकन बनते हैं जो इस सोच को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। प्रभाकर पटनायक जी के पास हम चलते हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं रायपुर के। प्रभाकर पटनायक जी, ये बहुत जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए। सबका साथ सबका विकास का नारा तो प्रधानमंत्री का भी है, लेकिन उसको फलीभूत करने में या जमीन पर उतारने में बहुत कठिनाई होती है। ये कहना बहुत आसान है कि आप 5 लोगों को रोज खाना खिलाइए, लेकिन जब खिलाने के लिए आप जेब की तरफ देखते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? जी, सबसे पहले जी मीडिया और उनके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आइकन जो जी मीडिया के हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है और जन कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। उन कल्याणकारी को अपन जमीन पे उतारने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, आप सभी जानते हैं। और ये एक आगे जो चैलेंज है उसको अपन एक आदमी मिलकर नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के तमाम देश में काम कर रहे थे, वो आज इकट्ठे होकर के वापस छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। और आज उस प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए इस जी मीडियम के माध्यम से लोकल सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको भी खाने की व्यवस्था जल्द से जल्द करें, क्योंकि मैं ग्राउंड में देख रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अपन जितना हो सकते हैं अपन मिलजुल कर सब मिलकर एक साथ करते हैं, लेकिन उनकी दवाइयों की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, रोजमर्रा की व्यवस्था उनको करना बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में। साथ में अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोई अगर चोटिल व्यक्ति घर से बाहर निकल के एक दिन में दौड़ नहीं सकता, उसी तरह धीरे धीरे अपन अर्थव्यवस्था स्टेप बाय स्टेप अपन उसको बढ़ते जाएंगे और देखते देखते अपने साथियों के साथ मिलजुल कर के कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब प्रेरित होकर इससे लड़ेंगे। बिल्कुल। और रविंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, ये बहुत चुनौती का समय है। ये चुनौती का समय है, इंडस्ट्री के लिए चुनौती का समय है, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए और खुद सरकार के लिए भी, क्योंकि ऐसा संकट है जिसकी किसी को ना तो आहट थी, न किसी को कोई कल्पना थी। आप क्या सोचते हैं कि अभी जो रास्ता है वो कितना लंबा है? देखिए, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए खासकर कारण क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अपने गांव को, अपने घरों को, अपने प्रदेश को जा चुके हैं। और इस समय कोरोना से बचाकर सेफ्टी को ध्यान में रख करके लोगों को काम कराना और उत्पादन को क्वालिटी से सहित कार्य करना, ये काफ़ी बड़ा चुनौती है और खास करके इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत बड़ा चुनौती है। जी, यकीनी तौर पर ये चुनौती है और इसी चुनौती से हम सबको मिलकर एक रास्ता निकालना होगा। सब जो अपने अपने क्षेत्र में हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें, उसका निर्वहन करें कर्तव्य का, तो जाहिर है कि इस चुनौती को भी हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। हम सम्मानित करना चाहते हैं आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम के लिए। सबसे पहले सुनील रामदास अग्रवाल साहब को, द्रौपदी फाउंडेशन के आप जो है चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सुनील रामदास अग्रवाल जी। पर्यावरण के क्षेत्र में सोशल वर्कर के तौर पर और कोरोना से जो जंग है उसमें शानदार काम के लिए सुनील रामदास अग्रवाल को हम सम्मानित करते हैं।
सुनील जी, आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहे समाज के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग समाज का इसी तरह से नेतृत्व करेंगे। एक बात कहना जी संदेश देना चाहूंगा दिलीप जी, एक संदेश देना चाहूंगा। जिस तरह हम अपने व्यापार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, राजनीति में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिस दिन हमारे देश में समाज सेवा में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, उस दिन बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। आप गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक समाज सेवी के तौर पर तो बेहतर काम कर ही रहे हैं, और कोरोना के इस दौर में जब लोग निराशा में हैं तो उनकी निराशा को आशा में तब्दील करने के लिए आपके शानदार प्रयासों के लिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। रविंद्र सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से समाज सेवा में जुटे रहेंगे और लोगों का भला करते रहेंगे। इसके साथ ही FCA विजय पाल गुलिया साहब को भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। आप CMD हैं सेंट्रिक मूवीज के, और छत्तीसगढ़ में एक शानदार क्रोमा स्टूडियो, जिसमें एक तरह से आप कहिए कि हर तरह की फिल्मों को शूट किया जा सकता है और बहुत कम कीमत पर, जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आपका नहीं होगा, ऐसी चीज़ की स्थापना करना, एक विज़न रखना, और उस विज़न के तहत प्रोडक्शन और आर्ट के क्षेत्र में शानदार काम के लिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। आपका नाम आगे भी बढ़े और आपका काम भी इसी तरह से आगे बढ़े। विजय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लेकर फिल्मों तक आप अपना काम इसी शिद्दत के साथ करेंगे, और जो नई पीढ़ी है उसको आप सपोर्ट करिए इसी तरह से, और हमको उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग भी जो है काफ़ी मजबूत होगा आने वाले दिनों में। इसके साथ ही हम प्रभाकर पटनायक जी को भी सम्मानित करना चाहते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका शानदार काम, विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर हैं इस वक्त, जिनके सामने सबसे ज़्यादा कठिनाई, सबसे ज़्यादा समस्या थी, उनके लिए आगे बढ़कर आए, उनको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और भी जो उनकी ज़रूरतें थीं, वो प्रभाकर पटनायक जी ने बखूबी उनकी मदद की है। इसके लिए हम आपको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। आप युवा हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा अगर समाज सेवा में इसी तरह से काम करते रहें तो जो चुनौतियां हैं उनको खत्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और अब बारी है डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक जी की। आप या डायरेक्टर हैं MIT यूनिवर्सिटी रायपुर के, और कैसे कठिनाई के साथ जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति आगे बढ़ने की तरफ अगर सोच ले, अगर ये मान ले कि वो आगे बढ़ सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, तो फिर वो डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक बन सकता है। आपको हम सम्मानित करते हैं और आपके अच्छे कार्यों के लिए बधाई भी देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में बदलाव की जो ज़रूरत है, या समाज में जो बदलाव की ज़रूरत है इस वक्त चुनौती के काल में, उसमें आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर समाज को लीडरशिप देंगे और समाज को नई दिशा देंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि कंधे से कंधा मिलेगा तो ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। ये संकट की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है, और इस चुनौती की घड़ी से हम इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए मेहनत के साथ सेवा का संकल्प लिए आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी के लिए बस इतना ही। हमारी एक छोटी सी कोशिश यही थी कि उन शख्सियतों को मंच मिले जो प्रदेश और देश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।